हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के परीक्षण के बारे में, जो कि है हमारा आखिरी पड़ाव हमारे अध्याय तीसरे का। ठीक है, जो कि है धातु एवं अधातु। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि धातुओं का परीक्षण आखिर किस तरह से होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत अपघटन की मदद से जो शुद्धिकरण होता है, विद्युत की मदद से जो शुद्धिकरण होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट शोधन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस चित्र में क्या है। इस चित्र में एक कैथोड है, एक एनोड है और उसके साथ साथ में एक अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये तीन चीजें आप बिल्कुल याद रखिए। ये जो आपको पानी जैसा दिख रहा है वो है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, और एक कैथोड है और एनोड है, और कैथोड और एनोड इस अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आखिर इस शोधन में होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन हमें उन धातुओं को शुद्ध करने में मदद करता है जिन्हें हम अन्य तरीके से निकालते हैं। मतलब जिन्हें हम अलग अलग तरीके, जैसे भुर्जन, ऐसी तरीकों से जिससे हम शुद्ध धातु निकालते हैं, वैसे धातुओं का इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन हो सकता है। लेकिन जो अधिक प्रतिक्रियाशील वाले होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक या फिर विद्युत अपघटन से ही हम उस शुद्ध धातु को निकालते हैं। तो वैसे जो धातु हैं उन धातुओं को हम इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन से शुद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है? इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन हमें उन धातुओं को शुद्ध करने में मदद करता है जिन्हें हम अन्य तरीकों से निकालते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा एक विलयन जो कि विद्युत का संचारण करता है, जो विद्युत को आगे या फिर संचारण करने में मदद करता है। तो विद्युत अपघट्य क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर जो ऐसा एक विलयन जो कि विद्युत के संचारण में मदद करता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एनोड पर, पहले तो कैथोड पर शुद्ध धातु की एक पतली परत और एनोड पर अशुद्ध धातु की एक मोटी परत। ठीक है, अभी यहाँ पे शुद्ध धातु की पतली परत, यहाँ पे शुद्ध कॉपर मान लीजिए, यहाँ पर अशुद्ध कॉपर मान लीजिए। ठीक है, और ये अशुद्ध कॉपर और शुद्ध कॉपर किसके अंदर है, किसके अंदर डूबे हुए हैं? ये है धातु के लवण का विलयन, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ये डूबे हुए हैं। यहाँ पे जैसे पीछे हमने देखा, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में एनोड और कैथोड दोनों डूबे हुए हैं। कैथोड पर क्या है? कैथोड पर है पतली परत, यहाँ पे शुद्ध धातु की पतली परत और यहाँ पर है अशुद्ध धातु की मोटी परत। अशुद्ध धातु की मोटी परत। ठीक है, समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। हमने इतना पढ़ लिया कि अशुद्ध धातु एनोड पर होता है और शुद्ध धातु कैथोड पर होता है, और वो दोनों विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य में बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। धातु के लवण का जो विलयन है उसके अंदर डूबे हुए होते हैं। और विद्युत अपघट्य क्या है? ऐसा विलयन जो कि विद्युत का संचारण करता है और अपघटन अपना कर लेता है। जो तो CuSO4 जो है वो एक ऐसा विलयन है जो पहला विद्युत का संचारण करता है, विद्युत का संचारण करता है। ठीक है, और दूसरा अपघट्य होता है। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है वो विद्युत के प्रेजेंस में, विद्युत के साथ में, विद्युत जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है, ये कॉपर और सल्फेट के रूप में अपघट्य हो जाता है या फिर टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। पहला क्योंकि वो विद्युत का संचालन करने वाला विलयन है, और दूसरा वो अपघट्य हो जाता है या फिर अपघटन कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट में से अपधारा प्रवाहित की जाती है, तब
जब धारा प्रवाहित की जाती है पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध, यहाँ पे ये श होगा, स नहीं, यहाँ पे भी अशुद्ध, तो अशुद्ध इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि कैथोड पर पतली परत और एनोड पर मोटी अशुद्ध परत, और ये है एक विलयन के अंदर। तो जैसे ही इसमें से हमारा विद्युत का प्रवाह होता है, वैसे ही क्या होता है, विद्युत अपघटन होने लग जाता है विद्युत अपघट्य का, और SO4 और 2- अलग अलग हो जाता है। और यहाँ का जो कॉपर है, अशुद्ध धातु का जो कॉपर है, वो इस सल्फेट के साथ में आके जुड़ जाता है और फिर से बना देता है CuSO4, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, अशुद्ध धातु क्या, ये हमारा जो विद्युत अपघट्य है उसके साथ में घुल जाता है, तो CuSO4 बना लेता है, और जो Cu2+ पहले हमारे विद्युत अपघट्य में से अलग हुआ था, वो जाकर हमारे कैथोड पर अपघट्य, वहां पर हमारे कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो इसमें क्या समझ में आया हमको कि जैसे ही विद्युत का प्रवाह होता है तो हमारा सबसे पहले तो विलयन, हमारा विद्युत अपघट्य टूट जाता है, किसमें, विद्युत अपघट्य अपघटन कर कर बन जाता है Cu2+ और SO4 2-, ठीक है। फिर अशुद्ध धातु जो है, वहां का कॉपर आकर यहाँ वाले सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है, और ये जो हमारा शुद्ध कॉपर निकला था विद्युत अपघट्य से, वो जाकर हमारे कैथोड के साथ में निक्षेपित हो जाता है। तो समझ में आया शुद्धिकरण क्या होता है। जो हमारा शुद्ध वाला धातु है वो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के साथ में वो घुलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सल्फेट के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर और सल्फेट अलग हो चुके हैं विद्युत अपघटन की वजह से, और जो कॉपर मिला है हमको विद्युत अपघटन से, वो कॉपर जाकर हमारे कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ से जो कॉपर निकलता है धीरे धीरे, यहाँ पे अशुद्धियां रह जाती है, बस यहाँ पे धीरे धीरे कॉपर बाहर निकलने लग जाएगा, तो यहाँ पे बस अशुद्धियां रह जाएगी, और जो हमारी घुलनशील अशुद्धियां होती है वो इस विलयन में घुल जाती हैं, और जो अघुलनशील होती हैं वो एनोड के नीचे ऐसे मिट्टी की तरह इकट्ठी हो जाती है। तो उसको हम एनोड पंख या फिर एनोड मड कहते हैं। तो हमको क्या समझ आया, कैसे करते हैं विद्युत अपघटन से हम शुद्धिकरण। हम विद्युत का प्रवाह करेंगे, उससे हमारा जो विलयन है वो अपघटित होगा कॉपर और सल्फेट में। फिर जो हमारा अशुद्ध वाला धातु है वहां से कॉपर निकलकर सल्फेट, बचे हुए सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा, और जो पहले हमारा कॉपर निकला था कॉपर सल्फेट के अपघटन से, वो जाकर कैथोड पर जुड़ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो कैथोड है वो मोटा होता जाएगा और जो एनोड है वो पतला होता जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पास में शुद्ध वाला धातु बढ़ता जाएगा और अशुद्ध वाला धातु कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये जो कैथोड है वहां पर शुद्ध धातु मिलता है, और एनोड के नीचे एनोड मड या फिर एनोड पंख रह जाता है, जो कि है अघुलनशील अशुद्धियां। समझ में आया धातुओं का परीक्षण कैसे करा था, धातुओं का शोधन कैसे करा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया हमारा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्न पदों को परिभाषा दीजिए। तो खनिज क्या है, खनिज हमने पढ़ा था, खनिज है पृथ्वी की भूप पर्टी पर पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक। ठीक है, तो समझ में आया कि खनिज क्या है। अयस्क क्या है, वो खनिज जिसमें एक विशेष धातु अधिक मात्रा में, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन धातुओं को प्राप्त करना
लाभदायक, लाभदायक यानी कि हमको लाभ देता है, इससे लाभदायक होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि खनिज क्या है? खनिज है पृथ्वी की भूपट्टी पर पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक। अगर इन धातुओं के यौगिक में किसी विशेष धातु की मात्रा इतनी अधिक है कि उसको निकालना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, उसको हम अयस्क कहते हैं। तो खनिज तो है भूपट्टी पर पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक, और अयस्क है वो खनिज जिसमें एक विशेष धातु बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है। अब गैंग क्या है? गैंग है खनिज, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। खनिज में पाए जाने वाले अशुद्धियां, ठीक है, अशुद्धियां, पाए जाने वाले अशुद्धियां, ठीक है, जैसे कि मिट्टी, रेत आदि। ठीक है, तो समझ में आ गए तीनों चीजें क्या है? खनिज समझ में आ गया, अयस्क समझ में आ गया, और गैंग समझ में आ गया। इसकी इंग्लिश की स्पेलिंग होती है GANGUE, ठीक है, गैंग। ठीक है, तो खनिज हो गया भूपट्टी पर पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक, अयस्क हो गया वो खनिज जिसमें कोई विशेष धातु की मात्रा अधिक हो, और हमारा गैंग क्या हो गया? खनिज में पाए जाने वाली जो अशुद्धियां हैं जैसे कि मिट्टी, रेत आदि, उनको हम गैंग कहते हैं। समझ आया? तो फिर आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? कम प्रतिक्रियाशील वाली धातुएं, कम अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है, प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और ऐसी दो धातुएं कौन सी है? दो धातुएं हैं, एक तो है सोना, ठीक है, और दूसरा हो गया प्लैटिनम। तो ये ऐसी दो धातुएं हैं, AU और PT। तो ये ऐसी दो धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और क्यों? क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, वो किसी के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सोना और प्लैटिनम है हमारे दो धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न 3, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा कम प्रतिक्रियाशील। तो हमारे जब भी कोई रासायनिक प्रक्रम करना होता है धातु ऑक्साइड से धातु लाने के लिए, तो हमको वो अलग अलग भागों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। कम के लिए अलग करनी पड़ती है, मध्य के लिए अलग करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील के लिए कुछ और करनी पड़ती है। तो हमको जब भी पूछा जाए कि धातु ऑक्साइड में से धातु को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, हमको उन तीनों का प्रक्रम बताना है। ठीक है, तो पहला है कम प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील धातु। ठीक है, उनको किस तरह से ला सकते हैं? धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? HgO जो है हमारा, उसको सिर्फ गर्म करने पर ही, तापमान देने पर ही वो Hg और O2 बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम प्रतिक्रियाशील वाला। दूसरा क्या है हमारा? अब आपको क्या लगता है अब होगा मध्य प्रतिक्रियाशील। ठीक है, मध्य प्रतिक्रियाशील। अब मध्य प्रतिक्रियाशील के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको लेना पड़ता है एक उपयुक्त अपचायक, और उस उपयुक्त अपचायक की मदद से हम फिर उसका अपचयन करते हैं धातु ऑक्साइड का, यानी कि ऑक्सीजन को निकालते हैं और उससे हमको धातु मिलता है। तो इस मध्य प्रतिक्रियाशील धातु के लिए क्या करना पड़ता है? एक उपयुक्त अपचायक
के साथ प्रतिक्रिया करवाकर अपचयन से धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका क्या हमारे पास में है भाई? ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? उपयुक्त अपचायक हमारा कार्बन होता है ना। तो हमने पढ़ा था इस बारे में कि जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में करते हैं प्रतिक्रिया, तो वो जिंक कर लेता है और उसके साथ में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड दे देता है, और ये क्या हो गया हमारा धातु। तो मध्य के लिए क्या करना होता है? एक उपयुक्त अपचायक जैसे कि कार्बन लेना होता है और उसके साथ में धातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया करवाकर अपचयन करवाया जाता है, और अपचयन की मदद से हमको धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई। और आखिरी क्या है? अधिक प्रतिक्रियाशील। ठीक है, अधिक प्रतिक्रियाशील। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के लिए क्या करना पड़ता है? हमने अभी अभी पढ़ा था, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के लिए हमको विद्युत अपघटन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटन ही एक है जो धातु ऑक्साइड के मजबूत बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो विद्युत अपघटन की मदद से हम धातु को धातु ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। समझ आया भैया कि हमको किस तरह से मिल सकता है? अधिक में, मध्य में और कम वाले में। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाले प्रश्न सारे समझ में आ गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे किस बारे में? आगे हम देखेंगे लोहे के क्षरण के बारे में। लोहे का क्षरण क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमारे सामने दिख रहे हैं यहाँ पर 3 परख नलियां, ए, बी और सी। ठीक है, और इसके अंदर ए में है हमारी वायु और उसके साथ में कीलें, बी में है हमारी वायु और एक हमारी तेल की परत और उसके साथ में कीलें, और सी में है हमारी शुष्क हवा और कीलें। उसके साथ में हमारे पास में क्या है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये हमारे हवा में जितनी भी नमी होती है उसको सोख लेता है। तो ये पूरी की पूरी जो हवा है वो शुष्क हो जाती है और उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं बचती है। तो 3 परख नलियों में क्या है हमको समझ में आ गया। अब इस एक्टिविटी में आगे क्या होगा हम देखते हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्टिविटी है। तो इसमें क्या है? 3 परख नलियां लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। इन परख नलियों को ए, बी तथा सी नाम दीजिए। तो हमको ये समझ में आ गया, हमने 3 परख नलियां ली, उसमें स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दी और उसको ए, बी और सी का नाम दे दिया। अभी ए में हम क्या डालेंगे? ए में हमने डाला था, परख नली ए में सादा पानी डालो। ठीक है, सादा पानी डालो। ठीक है, ए में हमने सादा पानी डाल दिया कील के साथ में। बी में, परख नली बी में उबलता हुआ आश्वित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं होती। ठीक है, तो परख नली बी में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाएं एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तो इसमें क्या है? आश्वित जल डाला, उसके ऊपर 1 ml तेल भी हमने डाल दिया। अब हमको ये पता है कि तेल और पानी आपस में नहीं घुलते, तो ऊपर क्या है? 1 ml तेल की एक लेयर या फिर एक परत बन जाएगी। और ये तेल क्या करता है? ये तेल जल के ऊपर तैरता है, तो ऊपर जो वायु है उस वायु को जल में घुलने नहीं देता। तो अब जल हो गया और उसके ऊपर एक तेल की परत हो गई। ठीक है, बी में हमको समझ में आ गया। ऐसे अगर है तो यहाँ तक जल हो गया और यहाँ पे ऊपर तेल की परत हो गई, तो ऊपर जो वायु है और यहाँ पर कीलें हो गई।
ऊपर जो वायु है वो बिल्कुल भी जल के साथ में घुल नहीं सकता। परख नली सी में क्या करें, थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर शुष्क कर्मक मतलब वो हवा को शुष्क बना देता है, ड्राई बना देता है, जो जितनी भी नमी होती है हवा में वो सोख लेता है। तो सी में क्या करना है, थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़कर बाद में उनका प्रेक्षण करिए। तो इसमें क्या उन्होंने बोला, ए में हमने सिर्फ पानी डाला, बी में हमने पानी और तेल आश्वित जल, उबलता हुआ आश्वित जल और ऊपर तेल की एक परत डाली, उसको कॉर्क से बंद कर दिया। और परख नली सी में हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, उससे पूरी की पूरी हवा शुष्क हो गई और उसको कॉर्क से हमने बंद कर दिया। अब तीनों परख नलियों में क्या है हमको समझ में आ गया, और तीनों के तीनों में स्वच्छ लोहे की कीलें हैं। और इन लोहे की कीलों के साथ में क्या होगा, उसके लिए हम कुछ दिन के लिए इन परख नलियों को छोड़ देंगे। ठीक है, अब छोड़ने के बाद में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि परख नली ए में लोहे की कील में जंग लग जाता है और परख नली बी और सी में जंग नहीं लगता। तो ए में जिसमें सिर्फ पानी, सादा पानी था और पानी के साथ में वायु भी घुल रहा था, वहां पर हमारी जो कील है उस पर जंग लग गया और परख नली बी और सी में जंग नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परख नली ए में कीलें हवा एवं पानी दोनों के संपर्क में थी। क्यों? पानी के अंदर भी वायु घुल गई थी, तो परख नली ए में वायु एवं पानी दोनों के संपर्क में हमारी कीलें थी। परख नली बी में क्या हुआ, परख नली बी में हमने पानी में वायु को घुलने ही नहीं दिया, हमने पहले ही उसके ऊपर एक तेल की परत डाल दी। तो इसलिए परख नली बी में हमारी कीलें केवल पानी के संपर्क में होती है, इसीलिए वो जंग नहीं लगाती। और परख नली सी में कीलें सिर्फ शुष्क हवा के संपर्क में है, हवा में भी हल्की सी भी नमी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी का अंश नहीं है, तो इसीलिए परख नली बी और सी में जंग नहीं लगता और परख नली ए में जंग लग जाता है। वहां पे पानी और वायु दोनों है, परख नली बी में सिर्फ पानी है और परख नली सी में सिर्फ वायु है। तो हमको इससे क्या समझ आता है, जब पानी और वायु दोनों के संपर्क में हमारा लोहा होता है तो उस पे जंग लग जाता है, जबकि सिर्फ पानी या फिर सिर्फ वायु में हो तो उसमें जंग नहीं लगता। तो लोहे का क्षरण समझ में आया, लोहे का क्षरण होता है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। समझ आ गई? आगे देखते हैं, आगे है कि हम इस क्षरण को आखिर कैसे रोक सकते हैं। हम इस क्षरण को बिल्कुल रोक सकते हैं, वरना तो हमारी कोई इमारतें, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं चलते। हम इस क्षरण को रोकते हैं क्यों? क्योंकि ये जंग जो है वो लोहे को पूरा खा जाता है, ठीक है, उसको बहुत कमजोर बना देता है। इससे हमारी कोई भी चीजें मतलब नहीं रह पाएंगी ज्यादा वक्त तक, तो हमको इस क्षरण को रोकना पड़ता है। इस क्षरण को किस तरह से रोकते हैं? पेंटिंग, तेल लगाने से, ग्रीसिंग करने से, गैल्वेनाइजिंग या यशद लेपन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से रोका जा सकता है। तो हमारे पास में ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कि लोहे को जंग से बचा सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, तेल लगाना, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग या फिर यशद लेपन, क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग हमने पढ़ा था, मिश्र धातु बनाना। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग क्या होगा? गैल्वेनाइजिंग होता है जब हम किसी धातु के ऊपर जस्ते या फिर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो जिंक है वो खुद क्षारित हो जाता है, उसका खुद क्षरण हो जाता है, लेकिन अंदर का जो धातु है वो हमेशा सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गई ये सारी चीजें हैं जो कि लोहे को जंग से रोक सकती हैं। आगे क्या है, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। तो ये जो हमारी जिंक की एक, हमारी जस्ते की या फिर जिंक की एक परत हमने चढ़ाई थी यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजिंग करते वक्त, वो अगर जिंक की परत हट भी जाए, वो नष्ट भी हो जाए, तो भी अंदर का जो वस्तु है या फिर धातु है वो जंग से सुरक्षित रहती है। आगे क्या है, जस्ता लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और यह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पहले ही क्षरण हो जाता है इसका। तो क्या होता है, लोहा जो है हमारा उससे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है जिंक। तो ये क्या करता है, ये पहले ही हमारी प्रतिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में और खुद क्षरित हो जाता है, खुद क्षरण कर लेता है अपना, ताकि अंदर का जो धातु है, अंदर का जो लोहा है वो क्षरण से बच जाए। तो इस तरह से गैल्वेनाइजिंग या फिर यशद लेपन हमारे धातु को बचाता है। बाहर का जो जिंक है वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो वो खुद क्षरण हो जाता है इससे पहले कि हमारा लोहा जंग लगे। ठीक है, तो इस तरह से वो लोहे को क्षरण होने से या जंग लगने से बचा लेता है। किस तरह से? खुद ही क्षरित होकर।
समझ आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन के बारे में। वो क्या है? लोहे एवं इस्पात या फिर स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तो हमारा लोहे या फिर इस्पात की जो धातु है उसके ऊपर एक पतली जिंक की जो परत है उसको चढ़ाने की प्रतिक्रिया को, उसके चढ़ाने की प्रक्रिया को, एक पतली परत चढ़ाने की विधि को हम यशद लेपन कहते हैं। या तो यशद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया भाई इतना? आगे क्या है? आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यशद लेपन हो रहा है। स्टील या फिर लोहे की जो भी चीजें हैं उसके ऊपर हम जिंक का एक परत चढ़ा रहे हैं। ये सब जिंक है, तो हम जिंक की एक परत चढ़ा रहे हैं ताकि अंदर का लोहा बच जाए। ठीक है, आगे क्या है? आगे है मिश्र जंग को रोकने में मदद। तो अब हम जब मिश्र धातु बनाते हैं उससे भी हम क्षरण या फिर जंग को रोक सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। मिश्र धातु एक धातु को अन्य तत्वों के साथ मिलाने की प्रक्रिया है जिससे उन्हें वांछनीय गुण मिलते हैं। मतलब अगर हमने एक धातु ले लिया लोहा, उसके साथ में हमने ले लिया मान लीजिए जस्ता। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास में लोहे की कठोरता भी हो जाएगी और जस्ते का संक्षारण से जो प्रोटेक्शन है या फिर सुरक्षा है वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो हमको वांछनीय गुण मिलते हैं। जो जो गुण हमको एक एक धातु के साथ में चाहिए होते हैं वो सारे गुण हमको एक ही धातु में मिल जाते हैं। तो अब हमको समझ में आया कि वांछनीय गुण किस तरह से मिलते हैं। हमारे को जो भी अलग अलग धातु हैं, एक धातु लोहा हो गया, एक धातु जिंक हो गया, एक धातु एल्यूमिनियम हो गया, एक धातु तांबा हो गया, इन सब के गुण हमको एक ही धातु में मिल जाते हैं जब हम इनका मिश्रण बनाकर एक अकेला धातु बनाते हैं। तो इससे हमको हमारे वांछनीय गुण या फिर डिजायरेबल प्रॉपर्टी मिलती है एक धातु को अन्य तत्वों के साथ में मिलाकर। ये तत्व जरूरी नहीं कि धातु हो, ये धातु भी हो सकते हैं और ये अधातु भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे क्या है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समरूप मिश्रण है। तो इसमें क्या है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समरूप मिश्रण है। ठीक है, तो या तो ये दो या दो से अधिक धातुओं से बन सकता है। मिश्र धातु किस किस से बन सकता है ये लिखते हैं। ठीक है, मिश्र धातु या तो बन सकता है धातु प्लस धातु से, ठीक है, या फिर बन सकता है धातु प्लस अधातु से भी। ठीक है, तो इतना समझ में आया? धातु और धातु से भी मिश्र धातु बन सकता है, धातु और अधातु से भी मिश्र धातु बन सकता है। यदि धातुओं में से एक पारद है या फिर मरकरी, जिसको हम Hg लिखते हैं, पारद है, तो मिश्र धातु को हम अमलगम कहा जाता है। तो क्या मतलब है इसका? यदि इनमें से जो धातु इस्तेमाल हो रहे हैं मिश्र धातु बनाने के लिए, यदि उनमें से एक भी धातु हमारा पारद हुआ या फिर मरकरी हुआ तो हम उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, अमलगम कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अमलगम। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया? मिश्र धातु या तो धातु और धातु से बन सकता है या फिर धातु और अधातु से बन सकता है। यदि धातु और धातु में से कोई एक धातु हमारा पारद या फिर मरकरी हुआ तो फिर हम उस मिश्र धातु को अमलगम बोलेंगे। या फिर यदि धातु और अधातु का जो मिश्र धातु बनता है उसके अंदर धातु वाला हिस्सा यदि पारद हुआ या फिर मरकरी हुआ तो भी हम उस मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे। तो पूरे मिश्र धातु में यदि एक भी धातु हमारा पारद हुआ तो हम उस मिश्र धातु को मिश्र धातु नहीं बल्कि अमलगम बोलेंगे। ठीक है, मिश्र धातु को हम अमलगम कब बोलेंगे? जब कोई एक धातु हमारा पारद हो। ठीक है, मिश्र धातु की विद्युत और तापीय चालकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है। तो हमारे जो मिश्र धातु, यदि लोहे का एक मिश्र धातु बना, लोहे का मिश्र धातु बना, तो उसकी जो हमारी ताप और हमारा जो विद्युत और तापीय चालकता है वो कम होगी किसके मुकाबले?
लोहे के मुकाबले लोहे की जो हमारी तापीय और विद्युत चालकता है वो ज्यादा होगी किसी भी उसके मिश्र धातु से। उसी तरह जो तांबा है उसकी होगी ज्यादा उसके मिश्र धातु से। तो जो भी शुद्ध धातु है उसकी विद्युत और तापीय चालकता उसके मिश्र धातु से ज्यादा होती है, या फिर उस जो मिश्र धातु होता है उसकी विद्युत या फिर तापीय चालकता शुद्ध धातुओं से हमेशा कम होती है, तुलना में कम होती है। ठीक है, तांबे एवं जस्ते और ताम्र एवं टिन ठीक है, अच्छे कुचालक नहीं है। ठीक है, सोल्डर या जो देखिए जस्ता जो है, तांबा और जस्ता जो है वो एक मिश्र धातु बनाता है, ताम्र और टिन जो है वो एक मिश्र धातु बनाता है, और ये अच्छे कुचालक नहीं है। ठीक है, ये अच्छे कंडक्टर, कुचालक नहीं सुचालक, ठीक है, अच्छे सुचालक नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, सोल्डर जो कि है हमारा पीबी, लेड और टिन का गलनांक कम होता है और इसका उपयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। तो सोल्डर जो है वो क्या है, उसका गलनांक कम होता है, तो यदि अगर ज्यादा ताप हो जाता है किसी परिपथ में तो वो टूट जाता है और इससे जो हमारी आग वगैरह लगने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो सोल्डर है वो हमारे विद्युत परिपथों में इस्तेमाल किया जाता है। और तांबा और जस्ते का और ताम्र और हमारे तांबे और जस्ते और तांबा या फिर ताम्र भी बोलते हैं उसको। तो तांबे और जस्ते का जो हमारा अलॉय या फिर मिश्र धातु है और तांबे और टिन का जो हमारा अलॉय या मिश्र धातु है वो अच्छे सुचालक नहीं, ये अच्छे कुचालक नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे सुचालक हुए। ठीक है, ये दोनों जो है वो अच्छे सुचालक हैं, क्यों, क्योंकि ये अच्छे कुचालक नहीं है। तो इनका कहने का ये मतलब है, मैं भी कंफ्यूज होगी, आप भी कंफ्यूज होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से देखते हैं। तो तांबे और जस्ते और तांबे और टिन का जो हमारे कंडक्टर हैं वो अच्छे कुचालक नहीं है, मतलब अच्छे कुचालक नहीं है मतलब वो अच्छे सुचालक हुए। कुचालक मतलब जो संचारण नहीं करते हैं, और कुचालक मतलब जो संचारण नहीं करते हैं विद्युत का, और सुचालक मतलब जो संचारण करते हैं। और यदि कोई भी धातु, कोई भी मिश्र धातु अच्छा कुचालक नहीं है, मतलब वो विद्युत का प्रवाह होने दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो मिश्र धातु या फिर धातु अच्छा सुचालक होता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो गया, कोई बात नहीं, सब समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सोना। तो शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट आपने सुना होगा, 24 कैरेट 22 कैरेट का हमारा अलग अलग सोना होता है। तो सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का, और वो इतना नरम होता है कि वो आप हाथ में पकड़ोगे तो ही टूट जाएगा, वो अपने आप ही टूट जाएगा। तो इतना नरम तो हम आभूषण नहीं बना सकते, वो तो हम रोज पहनते हैं। तो उसके लिए आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट का शुद्ध सोना उपयुक्त नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 22 कैरेट सोने का उपयोग आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 22 कैरेट का सोना क्या होता है, यह सोना एक मिश्र धातु है जहां सोने के 22 या फिर 22 भाग तांबे और चांदी के 2 भागों के साथ में मिश्रित होता है। तो 22 कैरेट सोना क्या है, हम मान लीजिए 24 ग्राम बना रहे हैं हमारा सोना, तो उसमें से 22 ग्राम तो हम सोना ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जो 2 ग्राम है उसमें हम तांबा और चांदी ले लेंगे। ठीक है, और इनका जो हमारा मिश्रण बनता है वो होता है हमारा 22 कैरेट का सोना। ठीक है, तो 22 कैरेट का सोना किस तरह से बनता है, 22 भाग हमारा सोना होता है और 2 भाग हमारा तांबा और चांदी होता है, और इन दोनों को जब हम मिश्रित करते हैं, जब इसका मिश्रण बनाते हैं, तब वो हमको मिलता है 22 कैरेट का सोना, जो कि आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है। 24 कैरेट क्यों नहीं होता है उपयुक्त, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नरम होता है। तो ये जो भी आप आभूषण यहाँ पे देख रहे हैं वो सब 22 भाग हमारा होता है सोना। ठीक है, 22 भाग सोना और 2 भाग हमारा होता है तांबा और चांदी। ठीक है, समझ में आया इतना, 22 कैरेट और 24 कैरेट में क्या अंतर है। तो कभी भी अब जब कोई बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 22 कैरेट क्या होता है और 24 कैरेट क्या होता है। घर पे कभी बात हो, आप कभी सामान लेने जाए तब। ठीक है, 22 कैरेट 24 कैरेट का समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग
1600 साल पहले दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया गया था। तो 1600 साल पहले, ठीक है, यानी कि 1600 साल पहले दिल्ली में एक लौह स्तंभ, ये वाला जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में, वो बनाया गया था। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जो लोहे में जंग लगने से बचाती है। लोहे का खंभा अभी भी बरकरार है और इतने लंबे समय बाद भी इसका क्षरण नहीं हुआ। तो सोचिए 1600 साल पहले या फिर 1600 साल पहले ये लोहे का स्तंभ बना था जिसमें अभी तक कोई भी क्षरण नहीं हुआ है, जिसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। तो उस वक्त हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही एक ऐसी प्रक्रिया निकाल ली थी, ऐसी प्रक्रिया विकसित कर ली थी जो कि लोहे में जंग नहीं लगने देता है। इसीलिए 1600 साल बाद भी वो लोहे का जो स्तंभ है वो अभी भी बरकरार है, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है और उसमें जंग भी नहीं लगा है ना। बहुत ही ज्यादा मजे की बात, 1600 साल तक हमारा ये जो स्तंभ है वो 1600 साल से हमारा जो स्तंभ है हमारे कुतुब मीनार के पास में वो बरकरार है, उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा। तो मतलब हमारे जो पूर्वज थे तो बिल्कुल आइंस्टाइन जैसे ही थे। ठीक है, आगे क्या है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो इन्होंने क्या बोला, जिंक ऑक्साइड को जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ में गर्म करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ में गर्म करा, और कॉपर ऑक्साइड को भी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ में गर्म करा। तो इन्होंने पूछा कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है। अब विस्थापन कब होता है, जब जो धातु जिसके साथ में ऑक्साइड को गर्म किया जाता है वो ज्यादा अभिक्रियशील हो। यदि वो धातु ज्यादा अभिक्रियशील नहीं है तो वो धातु ऑक्साइड में से पुराने वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो हम पहले देखते हैं, सबसे ज्यादा हमको ये पता है कि हमारा जो रिएक्टिविटी या फिर प्रतिक्रिया है वो मैग्नीशियम का होता है, उसके बाद में होता है हमारे जिंक का, उसके बाद में होता है कॉपर का। तो ये मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, फिर जिंक होता है, फिर कॉपर होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से जिंक और कॉपर तो भाई विस्थापन नहीं कर सकते। मैग्नीशियम खुद इतना ज्यादा बलशाली है, वो बोलेगा तुम मेरे ऑक्सीजन को कैसे ले जा रहे हो भैया, लेकिन जिंक को मैग्नीशियम विस्थापित कर सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो मैग्नीशियम बोलता है मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, तुम यहाँ से निकल जाओ, तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है और जिंक को बाहर निकाल देता है। उसी तरह जब कॉपर के साथ में, कॉपर ऑक्साइड के साथ में गर्म करा जाता है मैग्नीशियम को, तो वहां से भी कॉपर को निकाल कर बाहर फेंक देता है और जगह ले लेता है हमारे कॉपर की और बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को यदि जिंक के साथ में गर्म करा जाए तो कोई विस्थापन नहीं होगा, बिल्कुल विस्थापन नहीं होगा। यदि मैग्नीशियम के साथ में गर्म करा जाए तो विस्थापन होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विस्थापन होगा। ठीक है, और तांबे के साथ में, तांबा तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, तो तांबा भी भाई जिंक ऑक्साइड को हमारा विस्थापन नहीं कर सकता। अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा मैग्नीशियम हमारा प्रतिक्रियाशील है। तो मैग्नीशियम को ना जिंक हटा सकता है ना तांबा हटा सकता है। तो किसी भी चीज, किसी भी धातु के साथ में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म कर ले, कोई भी धातु इतना बलशाली नहीं होता कि वो मैग्नीशियम को हटा दे और मैग्नीशियम की जगह ले ले। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, आखिरी है हमारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, तो वो जिंक भी आएगा और कॉपर को निकाल देगा, तो यहां पर भी विस्थापन होगा, विस्थापन होगा। और मैग्नीशियम के साथ में जब गर्म करा जाए तो वहां पर भी विस्थापन होगा। ठीक है, और तांबे के साथ में तो तांबा ही गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं होगा। तो कॉपर को जब हम जिंक और मैग्नीशियम के साथ में गर्म करते हैं तो दोनों वक्त विस्थापन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसी भी धातु के साथ में गर्म करे कुछ कोई विस्थापन नहीं होता, और जिंक ऑक्साइड को जब सिर्फ मैग्नीशियम के साथ में गर्म करा जाए तब विस्थापन होता है। और ये सब किस तरह से हमको पता पड़ता है, ये सब हमको पता पड़ता है अभिक्रियाशील श्रेणी से, अभिक्रियाशीलता श्रेणी से। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी से हमको पता पड़ता है कि आखिर कौन सा धातु कहां पर विस्थापन कर सकता है। तो प्रश्न 1 बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा प्रश्न 2, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अब ये तो पता है हमको कि जो धातु कम प्रतिक्रियाशील होते हैं
प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं वो ही होते हैं जो संक्षारण नहीं करते हैं। और ऐसे कौन से धातु है भाई जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं कि वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते, संक्षारण का भी प्रतिक्रिया नहीं करते? वो होता है हमारा एक तो सोना, ठीक है, और एक प्लैटिनम। ठीक है, ये दोनों जो हमारे धातु हैं वो दोनों भाई किसी भी हालत में संक्षारित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इतने आलसी हैं कि वो संक्षारण का भी प्रतिक्रिया नहीं करते, वो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं। प्रश्न 2 भी समझ में आ गया भाई, इजी सा था। इससे पहले भी हमसे पूछा गया था कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो भी हमारा सोना और प्लैटिनम है। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों जो है वो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु हैं और बहुत ही ज्यादा आलसी हैं एक तरह से, और कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार होते हैं, वो बस पड़े रहते हैं अपने में। ठीक है, समझ में आ गया? आपको समझाने के लिए मैंने बस ये आलसी आलसी जैसे बोल दिया था, असल में आलसी आलसी नहीं होते धातु। ठीक है, अभी तीसरा क्या है? तीसरा है मिश्रातु क्या होते हैं। तो मिश्रातु होते हैं जब हम दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण करते हैं या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण करते हैं, उससे हमें वांछनीय गुण मिलते हैं। ठीक है, या फिर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है ना, मिश्र धातु कहा जाता है या फिर कहते हैं। और इसे बनाने की प्रक्रिया को मिश्रातु कहते हैं। समझ में आ गया भाई मिश्रातु क्या है? अब मैं आपको एक अच्छी सी गुड न्यूज देती हूँ, हमारा अध्याय 3 खत्म हो चुका है। हमारा अध्याय 3 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अध्याय 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये अध्याय 3 जो भी पढ़ा है वो सब रिवाइज कर लीजिए, पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।